नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। तो सबसे पहले मार्केट का एक अपडेट ले लेते हैं। और बाजार में आज हमने देखा लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद बाजार बंद होते होते जरूर एक दबाव था। निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 50 अंक गिरकर बंद हुआ और बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से करीब 300 अंकों की गिरावट देखने को मिली। तो ये क्लोजिंग होते होते बाजार का ये हाल था। हालांकि अब आज यूएस में फेड चेयरमैन के कुछ बयान भी आने वाले हैं, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। उसके पहले बाजार में थोड़ी नर्वसनेस नजर आई, लेकिन आज पूरा दिन तेजी के साथ कारोबार होने के बाद हल्की मुनाफा वसूली के साथ बाजार क्लोज हुआ। बट क्लोजिंग जो थी वो आज हरे निशान में ही देखने को मिली है। एक्शन वाले स्टॉक्स आपके सामने रख लेते हैं। पहले तो निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज अदानी एंटरप्राइजेज में शानदार तेजी थी, करीब 5% की तेजी वहां पर देखने को मिली। लेकिन वहां पर भी बाजार बंद होते होते ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव था। अदानी पोर्ट भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया और अदानी ग्रीन, अदानी विल्मर, अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स थे वो आज मजबूती के साथ क्लोज हुए। आज भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे और निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट वही दे रहे थे, लेकिन बाजार बंद होते होते वहां पर भी ऊपरी स्तरों से एक दबाव देखने को मिला। इसके बाद टाटा मोटर्स करीब 2% ऊपर। आज एक्शन ऑयल एंड गैस कंपनी और एक्सप्लोरेशन कंपनियों में भी था। ओएनजीसी में करीब 2.5% की बढ़त देखने को मिली। विंडफॉल टैक्स में कमी हुई, जिसके चलते आज इन कंपनियों में तेजी थी। एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स भी आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार बंद होते होते हमने देखा कि गिरने वाले शेयरों की तादाद बढ़ चुकी थी और हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 3 शेयर्स थे जो बढ़त के साथ आज कारोबार कर रहे थे। कमजोरी आज सबसे ज्यादा देखी गई ब्रिटानिया में। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और एलएनटी ये मेटल स्टॉक्स थे जो कि आज बाजार में दबाव बनाने का काम कर रहे थे। अगर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आज तेजी थी पावर शेयरों में। एनर्जी, ऑयल एंड गैस अच्छी मजबूती में कारोबार कर रहे थे और आईटी स्टॉक्स में भी हमने देखा कि अच्छी तेजी थी। वहीं रियल्टी और मेटल और सरकारी बैंकों में आज हमने दबाव देखा। इसके अलावा कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स पर नजर डालें तो आज महानगर गैस दिन भर फोकस में था। करीब 8.5% तक की तेजी वहां पर देखने को मिली। यूनिसन एनवायरो के साथ कंपनी ने करार कर लिया है, जिसके चलते आज यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया, विंडफॉल टैक्स में कमी हुई। ओएनजीसी तो आज तेजी में था ही। इसके अलावा हमने देखा चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स भी आज दिन भर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। अब एक बार नजर डाल लेते हैं मिड कैप स्टॉक्स पर। तो मिड कैप स्टॉक्स में भी आज शानदार तेजी थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही 1-1% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। तेजी थी आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी, 11% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली। जीएसपीएल में करीब 5.5% की तेजी थी। पतंजलि फूड्स, अदानी विल्मर, टाटा टेली ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वही कमजोरी थी जी एंटरटेनमेंट में। डालमिया भारत, इंडियन बैंक, डिलीवरी और एलएनटी टेक जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। तो कुल मिलाकर दिन भर तेजी के बाद आज बाजार में हमने देखा कि आखिरी कुछ घंटों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। अब नजर होगी फेड चेयरमैन के बयान पर। कल तो होली के मौके पर बाजार बंद है, तो परसों हम उसका रिएक्शन देखेंगे मार्केट्स पर। हालांकि परसों भी ज्यादा कुछ वॉल्यूम नहीं होंगे, क्योंकि अगर बाकी सभी जगह होली 8 मार्च को मनाई जा रही है तो कुछ वॉल्यूम शायद ना दिखे, लेकिन उसका रिएक्शन जरूर, फेड चेयरमैन के बयान का रिएक्शन और ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट जो भी होगा उसका रिएक्शन जरूर बाजार पर देखने को मिल सकता है। तो ये तो था आज के बाजार का एक्शन, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कियारा आडवाणी से हमारे सहयोगी अंकिता सक्सेना ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं वो कॉन्वर्सेशन। समर सीजन इज़ हियर और आज हमारे साथ अपनी समर के कुछ फंडे शेयर कर रही हैं बॉलीवुड की फेवरेट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी। कियारा, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। थैंक यू। कियारा, टेल अस, समर सीजन स्टार्ट हो गया है, आपकी क्या टॉप 3 चीज़ें हैं जो आप समर में करना एंजॉय करती हैं? स्लाइस पीना बहुत एंजॉय करती हूँ, और अगर साथ में इफ़ आई एम एट अ बीच या फिर स्विमिंग पूल आसपास है तो स्विमिंग करना, आई मीन बहुत बेटर देन समर टू जंप इनटू अ पूल। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि छुट्टी लेना मुझे पसंद है, क्योंकि समर की जब बात करते तो इमीडिएटली समर हॉलीडेज़ की याद आती है जब हम स्कूल में थे। पर अब फ़िलहाल काम पे होगी मैं इस साल, बिकॉज आई थिंक छुट्टी ले लिया मैंने अपने शादी को मनाने के लिए। सो नाउ इट विल बी अ बिजी वर्क स्केड्यूल अहेड। राइट। और आपकी क्या है फेवरेट समर ड्रिंक? आप कैसे अपने आप को हाइड्रेटेड रखती हैं? क्या है टिप समर की जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी?
सिर्फ समर में ही नहीं, आई थिंक ईयर राउंड जो ड्रिंक हमारे साथ हमेशा रहता है, आई थिंक जस्ट टू गेट यू नो अ मैंगो ड्रिंक दैट इज़ परफेक्ट इन टेक्सचर, अरोमा, जो टेस्ट है, स्वाद है उसकी, आई थिंक फॉर मी इट्स स्लाइस, इट्स जस्ट दैट ड्रिंक दैट इट्स माई गो टू ड्रिंक, चाहे समर हो विंटर हो, हमेशा स्लाइस आपकी यू नो यू कैन, इट्स ऑन द गो, यू कैन टेक इट एंड इट जस्ट ट्रांसपोर्ट्स यू, ऐसा लगता है कि आप समर वेकेशन पे चले गए हो. स्पीकिंग ऑफ व्हिच, आपकी जो समर वेकेशन है, आपका कौन सा फेवरेट डेस्टिनेशन है समर वेकेशन के लिए? आई एम अ बीच पर्सन, तो Right. आप किसी भी बीच पर मुझे भेजो, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है. अच्छा, आपका फेवरेट चीट मील क्या है, स्पेशली समर्स में आप क्या खाना पसंद करते हो? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं चीट मील का Right. वो शब्द इस्तेमाल नहीं करती हूँ. आई प्रेफर टू से इंडल्जेंट. आई थिंक अ नाइस लाइक chill slice on the side would be lovely, and then sometimes some chocolate, the list can go on. पानी पूरी, I mean, आप पूछ रहे तो मैं पूरा लिस्ट बता सकती हूँ, पर हाँ. ओके, आपकी सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन क्या है अभी तक का? Oh God. सबसे बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन, आई थिंक बाइंग माई फर्स्ट होम. Right. With my own money, I bought it for my family, for my mom and dad. तो मेरे लिए that was also a very proud moment for me to be able to do that. That was the best decision. Worst decision तो I think मैं नहीं कहूँगी, but I know my mom and dad, पापा ज़रूर कहेंगे कि जितने भी clothes, shoes, bags पर तुमने खर्चा किया है वो सब he says you can buy a house with all this money instead. But you're a girl, But so I'm a allowed girl, है. that's allowed. That's to, allowed. ना? Yeah. ओके, थैंक यू सो मच कियारा हमारे साथ जुड़ने के लिए आज. Thank you so Thank you. much. और यस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक एसबीआई जल्दबाजी में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगा. सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि 13 मार्च को लॉक इन खत्म होने के बाद कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएगा. क्या है बैंक की स्ट्रैटेजी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा. जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि यस बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, जिसकी 26% से ज्यादा हिस्सेदारी है, वो यस बैंक से कंप्लीट एग्जिट रूट नहीं लेने वाला है. सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि वो मार्च 13 जो कि डेडलाइन है, जो शेयर्स हैं 75% शेयर जिनका लॉक इन खुल रहा है 13 मार्च को, उसके बावजूद भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर बने रहना चाहता है. आपको हम ये भी बता दें कि एसबीआई की शेयर होल्डिंग यस बैंक में जरूर कम होगी, करीब 2%, लेकिन ये इसलिए भी कम होगी क्योंकि जो कार्लाइल और एडवेंट के साथ डील हुई थी वहां पर कुछ वारंट कन्वर्जन होना बाकी है डील का जो प्लान है उसके मुताबिक, और वो जो वारंट कन्वर्जन होगा उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो शेयर होल्डिंग है वो 26% जो करीब अभी है उससे घटकर 24% पर आ जाएगी. ये जो 2% डाइल्यूशन है वो तो डील के हिसाब से है, लेकिन इसके अलावा भी बैंक जरूर स्ट्रैटेजी बनाएगा कि यस बैंक से निकलना है कि नहीं, और उस पर जो फैसला है वो इस हफ्ते होना है. एक बैठक होने वाली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और साथ ही साथ बाकी जो लेंडर्स हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट बुक स्ट्रैटेजी इस हफ्ते डिसाइड कर लेंगे यस बैंक में. लेकिन हमें कई बैंक ये भी बता रहे हैं कि वो सिर्फ 13 मार्च की डेडलाइन का वेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी देखना चाहते हैं कि मार्च क्वार्टर यानी कि पूरे साल के जो नतीजे थे यस बैंक, उस पर भी इवैल्यूएशन होगा कि वो एग्जिट रूट लेते हैं यस बैंक से या नहीं. और बाजार को और बेहतर ढंग से चलाने के लिए सेबी ने 15 स्टॉक ब्रोकर्स को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स यानी QSB बनाया है. क्या है ये नई व्यवस्था, इसका कितना असर होगा, जानते हैं शरद से. जी बिल्कुल, जो शब्द है वो है क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स, और यहाँ पे जो है NSE और BSE जॉइंट प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि ये जो है 15 स्टॉक ब्रोकर्स को चूज़ किए हैं एज आपके क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स. और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनकी जो ऑब्लिगेशंस होती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, उस पे जो वो फोकस करने वाले हैं. अब ये लागू कब से होने वाली है? ये लागू होगी जुलाई 1 इस साल से.
और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जनवरी के महीने में सेबी ने भी जो है बातचीत छेड़ा था कि जो इतने बड़े साइज़ के आपके बड़े स्टॉक ब्रोकिंग प्लेयर्स होते हैं उनको इस चीज़ में शामिल किया जाएगा और आगे जाते हुए अन्य ब्रोकिंग हाउसेस को भी इस डेफिनेशन में लाएंगे। लेकिन इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, ये है कि कंप्लायंस और मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट में स्ट्रेंथनिंग देखने मिलेगी। इसके अलावा एक एफिशिएंट फंक्शनिंग देखने मिल सकती है शेयर बाज़ार में, सिक्योरिटीज़ मार्केट में, और ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट में भी जो है फोकस रहेगा। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेज हैं, आनंद राठी, एंजल वन, ICICI सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़, 5 पैसे कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल, नुवामा जैसे अहम ब्रोकर्स जो हैं इस लिस्ट में पहली बार शामिल हुए हैं। लेकिन ये कौन है QSBs का डेफिनेशन? तो ऑफ कोर्स इसमें जो है 3-4 क्राइटेरिया होती है जो इंक्लूड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स कैसे हुए स्टॉक ब्रोकर के, कितनी एसेट्स और क्लाइंट्स के रखे हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या चल रहा है अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम हटा दिए जाए, और आखिर में जो एंड ऑफ डे मार्जिन ऑब्लिगेशन होती है उसको लेके भी जो है इनको जो है QSBs के डेफिनेशन में आता है। लेकिन इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और इम्पैक्ट में जो है ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को जो है कॉन्फिडेंस बाज़ार में मिलेगा, स्पेशली जो ब्रोकर्स हैं जिनके साथ वो डील करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस देखने मिलेगा। लेकिन ब्रोकर से भी हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि कॉस्टिंग में जो है थोड़ी बढ़ोतरी देखने मिलेगी, और इसमें चांसेस है कि ये कॉस्टिंग बढ़ोतरी के कारण ये कॉस्ट पास थ्रू हो सकता है फाइनल कस्टमर्स को भी। तो इस पे जो है ज़रूर फोकस रखिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपको ये सारी जानकारी देने के लिए। अब अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया है और गाड़ी चला रहे हैं तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। IRDAI ने 100% इंश्योरेंस को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। अब क्या है वो प्रस्ताव, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अनुराग शाह के पास। अनुराग बताइए। देखिए, ये बड़ी खबर है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई भी, और जो भी लोग जिनके पास गाड़ी है और उनका जो गाड़ी है वो अनइंश्योर्ड है तो उनके लिए भी बड़ी खबर है, और उन्हें अपने व्हीकल को तुरंत इंश्योर्ड करा देना चाहिए, क्योंकि जल्द ही जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो आपको फाइन का नोटिस भेजने वाला है अगर आपकी जो व्हीकल है वो अनइंश्योर्ड है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के द्वारा जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया गया है, और ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जो हमारे सोर्सेज से हमें पता चली है, जो रिसेंट मीटिंग हुई थी IRDAI की वहां पर इसका फैसला लिया गया है, जिसमें इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, जिसमें देश के जो तमाम व्हीकल है उसके डेटा जो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास है, तो ये जो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो अनइंश्योर्ड व्हीकल है, यानी जो गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के मौजूद है, वो डेटा लीड इंश्योरेंस कंपनी को देगा। और इसी सिलसिले में इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के द्वारा हर राज्य की एक लीड इंश्योरेंस कंपनी को भी चयनित किया गया है। हर स्टेट की एक लीड इंश्योरेंस कंपनी होगी, और ये लीड इंश्योरेंस कंपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बिना इंश्योरेंस की गाड़ियों का डेटा प्रोवाइड करेगा, और स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो व्हीकल ओनर्स को फाइन का नोटिस भेजेगा, जो कि अभी जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है जहां पर अगर आपकी गाड़ी बिना इंश्योरेंस के है तो 2000 रुपए का फाइन है पहली बार के लिए। तो इसमें यह भी नियम डिसाइड किए गए कि जब आप फाइन भरने जाएंगे तब भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सबमिट करनी पड़ेगी। तो इसलिए जिनके पास गाड़ी का इंश्योरेंस मौजूद नहीं है वो अभी अपना इंश्योरेंस करा ले, क्योंकि जल्द ही आपके स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो आपको नोटिस भेजने वाला है, और जो फाइन भरते समय भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सबमिट करनी होगी। तो ये काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि अभी जो देश के अंदर कुल व्हीकल है उसमें 50% तक जो व्हीकल है वो अनइंश्योर्ड है, और मोटर इंश्योरेंस जो सेगमेंट है वो सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट है नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर का। तो यहां पर अगर 50% तक ज्यादा व्हीकल इंश्योर्ड होते हैं तो इन कंपनियों के लिए प्रीमियम काफी ज्यादा होगा, क्योंकि रेगुलेटर की जो पॉलिसी बनाई है जीरो टॉलरेंस फॉर अनइंश्योर्ड व्हीकल एंड 100% इंश्योरेंस फॉर मोटर व्हीकल। तो ये बड़ा डेवलपमेंट होगा आने वाले दिनों में, जहां पर हर किसी को जो अपना इंश्योरेंस है गाड़ी का वो करना जरूरी होगा, क्योंकि मोटर व्हीकल नियम के मुताबिक भी थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है वो जरूरी होता है। और इसके अंदर जो पूरी चेन है जिसमें इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, फिर लीड इंश्योरेंस हर स्टेट की, फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो आपको फाइन का नोटिस भेजेगा, और जो गाड़ी ओनर है, ये पूरी चेन जो है वो उसको तैयार कर लिया गया है जिस इस नए नियमों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। और आज यह फोकस में था MGL का स्टॉक, करीब 8% तक की तेजी वहां पर देखने को मिली। महानगर गैस ने सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूनिसन एनवायरो को 531 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अब इस डील के मायने क्या है जानते हैं सौमित से। सौमित बताइए।
तो महानगर गैस ने अपना सबसे पहला एक्विजिशन अनाउंस किया है, करीब 531 करोड़ का यूनिसन एनविरो करके एक और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसको ये एक्वायर कर रही है। इसके दम पे हमें महानगर गैस में एक अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा है, क्योंकि ये एक्विजिशन क्या करता है कि सबसे बड़ा कंसर्न था महानगर गैस के लिए, वो था ग्रोथ कंसर्न आगे चल के। पिछले काफ़ी सारे सिटी गैस ऑक्शन में कंपनी ने कोई भी नया जोग्राफिकल एरिया एक्वायर नहीं किया था, तो आगे चल के ग्रोथ आने की बहुत ही कम लो एक्सपेक्टेशंस थी। बट अभी एक्विजिशन वो सारे कंसर्न्स को सेटल कर देता है और आगे चल के अब अच्छा ग्रोथ हो सकता है। अब ये जो एक्विजिशन हुआ है वो भी एक थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे हुआ। अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यूएशंस पे एक्विजिशन हुआ है वो करीब 20 टाइम्स है। अभी ये यूनिसन अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी एक 20 टाइम्स का वैल्यूएशन मिला है। इसी कारण एक वैल्यूएशन री रेटिंग हमें सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे कि एमजीएल, आईजीएल और गुजरात गैस, इस तीनों ही स्टॉक्स में हमें एक अच्छा खासा अपमूव दिख रहा है, क्योंकि एक शायद वैल्यूएशन री रेटिंग पूरे सेक्टर का हो रहा है। और गेल की अगर हम बात करें तो गेल में आज अपमूव इसलिए है क्योंकि आज एक ओपन हाउस है जहां पे जो टैरिफ हाइक प्रपोज किया गया था उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, और मोस्ट प्रॉब्ली एक अच्छा खासा 40% का अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं टैरिफ्स में, जिसकी वजह से कंपनी की जो अर्निंग्स है वो करीब 20 to 25% बढ़ सकती है। और इसी कारण गेल में भी एक हमें अपमूव देखने को मिल रहा है आज के ट्रेड में। और अब बात करते हैं ईटी नाउ स्वदेश के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। अदानी ग्रुप में निवेश के बाद पहली बार किसी टीवी चैनल से खास बातचीत में जीक्यूजी पार्टनर्स के चेयरमैन राजीव जैन ने कहा कि अदानी ग्रुप के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके कारण आई गिरावट से अदानी ग्रुप के शेयर आकर्षक हो गए हैं। What really is the thinking behind this 15,000 crore commitment in Adani Group of companies? So as you know, we have followed this group for a while, and we had never done anything because as you know, infrastructure has been a tough space. In general, we have been underweight infra. In fact, we barely owned anything infra for the longest time. But I think the recent events kind of made it very, very attractive in general. And the other aspect is that the group itself, from a fundamental bottom-up perspective, is better positioned. If you look at Adani Enterprise, for example, them getting Mumbai Airport 2.5 years ago, that was a kind of game changer, but the stock ran away. If you look at the Adani ports and their foray into the more sort of hinterland as such, it could make it very powerful. So I think every name had its own unique entity, elements which made it very attractive. And we, as you know, we have significant investments on the utility type businesses. In fact, if I look at it globally outside of India, we have almost $5 billion invested in utility type assets, pipeline, airports. So we do understand those businesses. And I thought there was a kind of a mismatch between how people look at classic PE type stuff, which is not really is not really that sort of relevant in the stage these companies are. So that was kind of the genesis of how we thought about these, the whole group. Well, allow me to take the clock back. The sell-off in Adani Group of stocks. What, to your mind, led to the sell-off in Adani Group of stocks, and what gives you the commitment that despite the erosion in the equity value, the group is in fine fettle? So as you know, the starting point, I mean, the stock, first of all, did run up quite aggressive last year and a half, 2 years. And some of them was Adani Green that ran up along with the other similar names in Europe and other places. So, there was a big influx of ESG money, whether index or active, into these kind of names. And that obviously, made some of these stocks kind of, a bit expensive versus their own history. And then this short sale report came out, which obviously was very strongly worded in my opinion. Although as we started peeling the onion, we thought that this was kind of old rehashed story, and from our perspective, the substance was not